नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नकालों से सावधान। अगर किसी सामान या दुकान पर न लिखा हो तो लगता नहीं कि वो असली है और आप भारत में हैं। साबुन सर्फ के नकली ब्रांड तो छोड़ दीजिए, नकली आईएएस और नकली आईपीएस तक पकड़े जाते हैं। फिल्म वालों से पूछिए, जितनी सिनेमा हॉल में नहीं चलती फिल्में, उससे अधिक नकली सीडी के जरिए चल जाती है। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो नहीं होते हुए भी वहीं होते हैं जहां नहीं होना चाहिए। यहां तक कि लोग इम्तिहानों में भी दूसरे के बदले पर्चा लिखाते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का में इसी तरह की बात सामने आई थी। आपको अगर बुरा ना लगे तो हर कलाकार का डुप्लीकेट भी होता है। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त के भी डुप्लीकेट होते हैं। सचिन तेंदुलकर का भी एक डुप्लीकेट होता था। प्रधानमंत्री मोदी के भी एक डुप्लीकेट हुआ करते थे, निकल आए थे, जो आजकल कहां हैं और किन हालात में हैं मुझे ज्ञात नहीं। 2014 के चुनाव में डुप्लीकेट मोदी जी खूब दिखते थे, उनका खूब इंटरव्यू होता था। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ हों। मुन्ना भाई एमबीबीएस भी ऐसी एक फिल्म थी जहां फर्जी डॉक्टर झप्पियों से इलाज करता था और असली दर्शक वाकई उसे देखकर खुश होते थे। 2015 में बिहार में 1400 शिक्षकों को फर्जी डिग्री के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, यानी टीचर भी फर्जी मिल सकते हैं भारत में। मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बार बताया 2015 या 16 में कि जब कंपनियां डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए भेजती हैं तो हर साल 300 फेक डिग्री निकलती है। 3 साल में यूनिवर्सिटी ने 904 फेक डिग्री पकड़ी है। आज ही एम्स और सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली के फर्जी डॉक्टरों का एक गिरोह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 6 साल से फर्जी कार्ड और लेटर हेड के सहारे काम कर रहा था। पैसे लेकर मरीजों को भर्ती करा देता था। मगर कोई डॉक्टर फर्जी कैसे हो सकता है? ये फर्जी डॉक्टर क्या होता होगा? क्या इसे भी दवा लिखने आती होगी? इंजेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक आता होगा? हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने रिपोर्ट फाइल की है कि एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है जो पैसे लेकर मरीजों की भर्ती करता था। इसने अपनी फेसबुक और ट्विटर, जिसे सामाजिक क्रांति आनी है, उस पर इसे अपनी प्रोफाइल में डॉक्टर लिखा था। मां का इलाज कराने एम्स आया, तभी डॉक्टरों को देखकर डॉक्टर बनने की चाहत पाल ली। 10वीं पास होने के कारण अविनाश ने बिल्कुल देरी नहीं की और तुरंत नकली डॉक्टर बन गया और बलविंदर नाम रख लिया। एम्स के डॉक्टर भी हैरान है कि उनके बीच नकली डॉक्टर कहां से घूम रहा है। हलक से पानी नहीं उतरा जब असली डॉक्टरों ने इनसे सवाल जवाब किया। यही अच्छी बात रही कि इन्होंने तुरंत मान लिया कि वे एक फर्जी डॉक्टर हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? टेंशन हो गया दोबारा? पानी भी मिलेगा, लेकिन ये हाथ में कितनी हड्डी होती है? हाथ में कितनी हड्डी होती है? पानी पिला दो डॉक्टर साहब, फिबुला कहाँ होती है? ये फिबुला होती है। बहुत बढ़िया। ये क्लेविकल होती है। सॉरी, हाँ प्रोफेसर साहब, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? चलिए, अच्छा है। जॉली एलएलबी नाम की फिल्म तो आपने देखी ही होगी। बार काउंसिल का दावा है कि देश में 45% फर्जी वकील हैं। चीफ जस्टिस जेएस खेहर भी सुनकर हैरान रह गए। फर्जी वकील अदालत में कैसे आ जाते होंगे? कहीं वे असली वकीलों के सहारे तो अपना धंधा नहीं चलाते? क्या अदालतें वकालतनामा दायर करते वक्त वकील का लाइसेंस नंबर वगैरह नहीं देखती होंगी? हालांकि तस्वीर में जो वकील दिख रहे हैं वो तो असली ही होंगे, क्योंकि यह बताना जरूरी है कि हम ये तस्वीर संदर्भ यानी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इसके जरिए नकली वकीलों की बात कर सके। मगर आप दर्शकों से आग्रह है कि तस्वीर में दिख रहे वकीलों को किसी भी तरीके से नकली ना समझे। पता चला है कि हाईकोर्ट तक में नकली वकील प्रैक्टिस करते हुए पाए गए हैं। नकली में भी 2 प्रकार के नकली होते होंगे, एक की डिग्री फर्जी तो दूसरा बिना डिग्री लिए ही वकालत कर रहा होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा का कहना है कि वेरिफिकेशन के दौरान 55-60% वकील ही असली मिले। 2012 में जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव हुए तो 14 लाख वकील मतदाता थे, लेकिन जांच के बाद 6.5 लाख ही बस पाए गए हैं असली। 8 लाख के करीब वकील नकली पाए गए हैं इस तरह से, जिनकी डिग्री का वेरिफिकेशन नहीं मिला। वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे भगवान जाने, असली काम कर रहे होंगे या फिर कहीं और नकली काम करने लग गए होंगे। सुनकर डर भी लग रहा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की घटना तो आपको याद होगी। उनकी वकालत की डिग्री फर्जी पाई गई। एक वकील ने उनके खिलाफ केस कर दिया। जांच हुई तो पता चला कि असली वकील नहीं है, जबकि तोमर साहब कानून मंत्री भी बन गए। गनीमत है कि जज नहीं बने। यह तस्वीर पुरानी है, इसे देखकर तोमर साहब कितनी आहें भरते होंगे कि डिग्री फर्जी ना होती तो आज दिल्ली के कानून मंत्री होते। फर्जी डिग्री के साथ यही खतरा होता है, जब पकड़ी जाती है तो असलियत बाहर आ जाती है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने जब इसकी जांच शुरू की तो वही हुआ जिसका अंदेशा था। मगर जब जांच शुरू हुई तो दिल्ली बार काउंसिल में वकीलों के बीच विरोध हो गया। कई वकील जांच का विरोध करने लगे, शायद अपने लिए डर रहे होंगे। नतीजा तोमर साहब को इस्तीफा देना पड़ा, जेल भी गए। अब वे कानून मंत्री नहीं है। तोमर मामले की जांच में कितनी तेजी दिखाई गई, उतनी तेजी अन्य मामले में नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर अभी तक विवाद चल ही रहा है। हाल ही में सूचना आयोग के जिस आयुक्त ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में कोई हर्ज नहीं, तो उस अफसर से अधिकार ही ले लिया गया।
उधर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनके फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता हैं, वो सहायक सॉलिसिटर जनरल है, माफ कीजिएगा, दलील दी है उन्होंने कि विश्वविद्यालय तीसरे पक्ष की डिग्री का ब्यौरा किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता, क्योंकि तीसरे पक्ष को लेकर विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है। किस कानून के तहत बनती है वही बेहतर समझते होंगे। हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल तक की सुनवाई, केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने का सही माना था आयोग ने। स्मृति ईरानी ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा है कि हमारी डिग्री ना दिखाएं लोगों को, कुल मिलाकर असली है या नकली है भी या नहीं है, इसे लेकर विवाद चलता चला जा रहा है। एक डिग्री को सत्यापित करने में कितना वक्त लग सकता है, वो भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की डिग्री। चंद घंटों में विश्वविद्यालय इस विवाद को समाप्त कर सकता था, लेकिन नहीं कर पा रहा है। फेक वकील कहां बनते हैं? विश्वविद्यालयों में या अदालतों के कैंपस में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राज्य इकाइयां क्या इस तरह से डिग्री की जांच कर रही हैं? क्या जो वकील पकड़े जा रहे हैं उन्हें भी तोमर की तरह जेल जाना पड़ रहा है, इस्तीफा देना पड़ रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? वैसे जुलाई 2016 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को भी जेल की सजा हुई। गूगल बताता है कि जिन पर आरोप था कि ये रिश्वत लेकर लॉ कॉलेज को मान्यता दिलाने का वादा कर रहे थे। ये सदस्य छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, बल्कि इनमें से एक एसोसिएट मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे, और एक बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी एक जनाब हैं, वो भी पकड़े गए। प्राइम टाइम में हम 2 असली वकीलों से बात कर रहे हैं, इनकी डिग्री मैंने वेरीफाई नहीं की है। वेद कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ गई, अगर स्काइप ठीक से जुड़ेंगे, अगर स्काइप ठीक चलता रहा तो। विराग गुप्ता हैं वकील, और स्टूडियो में मनन मिश्रा हैं, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। मनन जी, ये 2015 में आपने कहीं कहा था कि 30% वकील फर्जी टाइप से हैं, ये अचानक इतना बढ़ कैसे गया? हम तो सदमे में हैं कि इतने सारे सही में हैं क्या? हाँ है, ये तो सामने आ रहा है। ये हम लोग को रिपोर्ट मिला, हम लोगों ने कुछ इंटरनल सर्वे भी कराया। हाँ। उसमें रिपोर्ट मिला कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि बिना डिग्री के, या फिर ऐसे भी लोग कि कुछ स्टेट बार काउंसिल के स्टाफ को मिला के किसी दूसरे का सर्टिफिकेट दे के एनरोलमेंट उन लोगों ने करा लिया। फाइलें गायब हो गई बार काउंसिल से, स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस से, और वैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली हरियाणा में भी फर्जी डिग्रियां बनती हैं। हमारे बिहार में तो जो मुंगेर वगैरह की बात है, जहां से तोमर साहब की डिग्री कही जाती है कि उन्होंने पाई थी, तो उधर ऐसा है कि आप ऑक्सफोर्ड का भी डिग्री चाहें तो 2-3 दिन का समय दें, पैसा निर्धारित है, वो मिल जाएगा। तो जनरल बात नहीं करते हैं। तो आप कैसे पकड़ते हैं कोई डिग्री फर्जी है कि नहीं है? आप तो लाइसेंस देते हैं वकील को वकालत करने के लिए। हम लाइसेंस देते हैं, तो लाइसेंस देते वक्त आप जांच नहीं करते कि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1961 में जब से बार काउंसिल की स्थापना हुई एडवोकेट्स एक्ट के तहत, उसके बाद से जिस दिन एनरोलमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है कि हम वकील बने, उसका लाइसेंस लें, तो स्टेट राज्य बार काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि वो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से या कंसर्न बोर्ड से करा ले। वो नहीं कराता है। 1961 के बाद अभी तक किसी भी स्टेट नहीं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं है। हमारे पास स्टेट बार काउंसिल से उसके बाद वो ब्यौरा भेजते हैं कि हमारे यहाँ 1961 से किसी भी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल ने इसकी जांच नहीं कराई। किसी ने जांच नहीं कराई। उन लोगों ने एक प्रावधान किया कि वो जो भी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करता है तो अपने नोटिस बोर्ड पे एक चिपका देते हैं कि सो एंड सो ने अप्लाई किया है। तो आपने बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप ले सकते हैं कानून में। हाँ, तो स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ अब तब करेंगे जब हम ये मामला सामने आ जा रहा है। ये कितना कंफर्म बता सकते हैं कि ये डिग्री इनकी फर्जी डिग्री है या बिना डिग्री के? ये कहाँ घूम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी घूम रहे हैं, हर जगह देखिए सामने आ रहा है। जैसे अभी हमने तमिलनाडु में, आसाम में 36 FIR लॉन्च किए हैं हमने तमिलनाडु में। यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के बाद वो पाया गया। और वो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वेरिफिकेशन फॉर्म जमा किया है। बहुतों ने अभी जमा भी नहीं किया। बहुतों ने, मेजोरिटी तो जमा ही नहीं किया। आपके पास इतने संसाधन हैं कि आप 14 लाख वकीलों का वेरिफिकेशन फॉर्म भरवा के देश के और उनकी डिग्री असली जांच कर लें। 6.5 लाख के लगभग आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, बिना हमको सरकार के या यूनिवर्सिटीज के कोऑपरेशन के ये संभव नहीं है। चूंकि हम लोग के साथ एक समस्या आई, चूंकि वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन में एक समस्या आ गई कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने मांगा कि हमको 2000 रुपये चाहिए, 1650 रुपये चाहिए जांच करने के लिए। तो आप भी तो मान्यता देने के लिए 5 लाख रुपया मांगते हैं, तो आपसे 2000 रुपया नहीं लेगा?
नहीं, यूनिवर्सिटी मान्यता देने के लिए एक वकील का आप जब इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो 5 लाख रुपए लेते हैं ना? कितना पैसा लेते हैं? मैं लीगली इंडिया में पढ़ रहा था कि आप लोग भी पैसा लेते हैं वेरिफिकेशन कर। वो तो बार काउंसिल का वो इंस्पेक्शन फी स्टैट्यूटरी फी है ना, तो जब आप फीस लीजिएगा तो वो फी आपसे नहीं लेगा कि डिग्री जांच कराने के लिए आप 2000 दीजिए, इतना पैसा क्या करते हैं आप? नहीं, पैसा तो हमको सरकार से कुछ मिलता नहीं है बार काउंसिल को किसी भी। जो एनरोलमेंट से पैसा आता है हाँ। उसी से राज्य बार काउंसिल का खर्चा चलता है। हाँ। उसी का कुछ परसेंटेज यहाँ आता है। ठीक है, तो वो आपसे पैसा मांग रही है यूनिवर्सिटी, जिसके कारण आप दे नहीं पा रहे हैं, है ना? नहीं दे पा रहे हैं, उतना हेवी अमाउंट हम नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जांच कैसे होगा, ये कैसे जांच होगी? इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया है यूनिवर्सिटीज को और यूजीसी को, अच्छा, यूनियन ऑफ इंडिया को भी किया है कि कोई ना कोई ऐसा करें कि एक नॉमिनल चार्ज लेके। अब जैसे आरटीआई के तहत हम लोगों ने उस दिन मीटिंग की तो हमने डिसाइड किया कि हमको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन होता है जिसका 99% चांस है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आरटीआई के तहत हम लेंगे। ठीक, उसमें विराग हम जानना चाहते हैं, जो अभी तक मनन मिश्रा जी ने कहा, हमारे पास वेद कुमारी भी हैं। विराग, हम जानना चाहते हैं कि मनन मिश्रा जी एक दिलचस्प बात कह रहे हैं कि इतने साल से 60 के दशक से जो राज्य इकाइयां हैं बार काउंसिल की, उन्होंने डिग्री को कभी वेरीफाई नहीं किया, और पता नहीं कितने फर्जी वकील कहीं जज ना बन गए हो, तो मैं तो इसी बात को लेकर डरा हुआ हूं, और वो आ गए। तो आपको लगता है कि इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रोल होना चाहिए, जो आपको मनन मिश्र के जवाब से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही होगा? तो नहीं, मैं मनन मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं थोड़ा उनसे एक निवेदन करूंगा कि वो स्थिति को स्पष्ट करें। हाँ। स्थिति स्पष्ट ये नहीं है कि जो टोटल 14 लाख वकील हैं और उसमें जो 6.5 लाख वकीलों का वेरिफिकेशन आया है, तो वो मैं समझता हूं कि बाकी लोग फर्जी नहीं है। वो उन्होंने जो एक दिलचस्प बात ये बताई है, जिसको कि एक बड़ा सेंसेशनल तरीके से प्रकट किया जा रहा है कि बाकी जो 5.5 लाख वकील हैं या 7.5 लाख वकील हैं वो फर्जी हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिसिंग लॉयर जो 6.5 लाख हैं वो वकालत के पेशे में है, बाकी लोग अपना वेरिफिकेशन कराने आए नहीं हैं। दोनों में फर्क है। अब यहाँ फर्क क्यों आया है, इसको अगर हम समझें कि 14 लाख वकील अपना वोट देते हैं चुनाव इलेक्शन में। अब इलेक्शन में वोट देने में दो बातें अगर ये बार काउंसिल कर दे तो मैं समझता हूं कि समस्या ही खत्म हो जाए। पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, कि 1 बार 1 वोट, एक बार में एक ही आदमी वोट देगा। तो अभी क्या होता है कि एक वकील कई जगह रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जब वोट देने की बारी आती है तो जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लोग होते हैं वो उसका पैसा जमा कर देते हैं, उसके नाम से वोट पड़ जाता है। तो अगर एक बार एक वोट रहेगा तो उसको अगर पूरे देश में नियम लागू कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक नियम है कि वही आदमी वोट दे सकता है जिसने मिनिमम एक अपीयरेंस अपनी उसने अदालतों के सामने रखी हो। तो अगर आप उनको वोट देने का अधिकार देने से पहले ये पूछें कि भाई सन 61 के पहले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सही गलत जो भी डिग्री है वो एक अलग बात है, वो चीफ जस्टिस ने अलग बात बोली है। पहले नंबर पे वोट देने का अधिकार उसी को हो जो साल में कुछ निश्चित मुकदमों में कोर्ट में अपीयर करता हो। वो छोटी अधिकार की बात है ना। मैं इस पे आपसे जवाब जानना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं विराग साहब कि जो वो आपके दावे को ही एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने वकील फर्जी नहीं हो सकते हैं। नहीं, तो अगर फर्जी नहीं है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, सबको खबर है, एक वकील जिसने अपना एनरोलमेंट कराया है सबको खबर है। अगर वो जिंदा है इतना साल लगाएंगे तो इस बीच में जिसकी डिग्री फर्जी है वो असली डिग्री ले आएगा कहीं और से जाके टेस्ट वेस्ट दे के। नहीं, तो अब जो उसके एनरोलमेंट फॉर्म में अगर होगा तो अभी वो दूसरी। आप एक बात बताइए, इतना सारा लॉ कॉलेज आप क्यों खोलते हैं? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा था कि कितने लॉ कॉलेजों की यूनिवर्सिटी में भरमार पड़ी हुई है। देखिए रवीश जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, आपने उठाया लीगल एजुकेशन का ये क्वेश्चन। लॉ कॉलेजेस की संख्या असल में ऐसा होता है कि लॉ कॉलेज खोलने के लिए सबसे पहले स्टेट एनओसी देती है, उसके बाद कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उसको एफिलिएट करती है। बार काउंसिल का रोल बहुत लिमिटेड है। अब यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है, आप मान्यता देते हैं ना, अगर आप मान्यता नहीं देंगे तो नहीं खुलेगी। नहीं देंगे तो नहीं खुलेगी। अब उसमें कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा था पहले, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात छोड़ दें। आज की तारीख में हम इंस्पेक्शन टीम में हमने ये प्रावधान किया है कि इंस्पेक्शन टीम जो भी होगी दैट विल बी हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट।
अब हमारे हाई कोर्ट के जज जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उनके रिपोर्ट पर ठीक है वो कमेटी हमारी वेद कुमार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी बात ये उठ रही है कि आप दावा कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं कि इतने प्रतिशत में, लाखों की संख्या में इस देश में फर्जी वकील हैं, ठीक है, आपको लगता है कि इस दावे में दम है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सक्षम संस्था है एक नियत तय समय में इसकी जांच करके बता देने के लिए? ये तो इन्होंने पहले भी कहा था कि ये बताएंगे, पर इनको 3 महीने बताना था, इतने महीने हो गए अभी तक नहीं बताया है। और हमेशा हर बार फिगर बढ़ती चली जा रही है कि अब इतने लोग फर्जी हैं, अब इतने लोग फर्जी हैं। इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं। कहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं? बार काउंसिल के स्टेट के कई स्टेट में नहीं हुए हैं, इसी वजह से, इस वजह को लेकर के। हाँ, तो अब जो भी बदलाव आ सकता है उस बात को लेकर के कि जो अगर फर्जी लोग हैं, क्या वही तो नहीं इलेक्ट होकर के बैठे हुए हैं? अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो फर्जी है वो भी इलेक्ट होके बैठे हो सकते हैं। क्या मालूम है, क्योंकि अभी जो बता रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग फर्जी हैं, तो ये तो इनको अब तक तो क्लियर कर देना चाहिए था। वन वे और ज्यादा डिसीजन दे देना चाहिए कि जो लोगों ने अपना अगर डिग्री नहीं दी है तो उनको डिक्लेयर कर दें कि ये फर्जी है। आप इसमें जल्दी क्यों नहीं ला रहे हैं? आप देखिए, ये तो और चिंता की बात है कि इन बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल है, वहां पे चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे वेद कुमारी जी कह रहे हैं कि फर्जी वकील वहां संस्थाओं में भी पहुंच गए हैं, तो ये चेक क्यों कौन करेगा? सिर्फ एक जितेंद्र सिंह तोमर ही पकड़ा जाएगा, उसके बाद आपने कितनों को पकड़ा है? पकड़े तो जा ही रहे हैं, मैंने कहा ना कि 36 उनका आप लिस्ट निकालते हैं अपने वेबसाइट पे? हाँ, वो लिस्ट निकाल रहे हैं। वो लिस्ट कौन से वेबसाइट पर कर रहे हैं? करते हैं आप पब्लिश? स्टेट बार काउंसिल अपनी अपनी करती है। किस जगह पे करती है? उसकी वेबसाइट है स्टेट बार काउंसिल? बार एसोसिएशन को भेज रहे हैं हम। पब्लिश करना एसोसिएशन को करेंगे जब हमारा फाइनल प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, तब उसको पब्लिश करेंगे। अभी तो हम हर एक एसोसिएशन को दे रहे हैं कि आपके एसोसिएशन में। इसमें अरेस्ट कितने होते हैं फर्जी डिग्री वाले, क्या होता है इनके खिलाफ? एक 1.5 महीने के अंदर सब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट चूंकि डेट निर्धारित करता है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज को हम डायरेक्शन देंगे, नोटिस हुई है यूनिवर्सिटीज को। जब चीज बताइए, मेरे पास समय कम है, कि ये फर्जी डिग्री किस लेवल पे पकड़ी जाती है? ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लेके आते हैं या इनमें से इनके पास डिग्री ही नहीं होती है? दोनों तरह की होती है, दोनों तरह की है। या तो यूनिवर्सिटी से दूसरे एक फेक डिग्री लेके और उसके बेसिस पर एनरोलमेंट करा लिया, और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना किसी डिग्री, बिना एनरोलमेंट के, काला कोट लगा के, बैंड लगा के वो वकालत कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस न्यायपालिका में कोई देखने वाला नहीं है। ये विराग, ये कैसे मुमकिन है कि मैं कई कोर्ट में देख रहा हूं, अभी इन्हीं की लिस्ट है कि यूपी में करीब 3 लाख से अधिक वकील हैं। अब पता नहीं इनमें से कितने असली हैं या नहीं है। बिहार में 1 लाख से ज्यादा वकील हैं, कहीं आंध्र प्रदेश में 95,000 वकील हैं। हजारों वकील आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ठीक है, उसमें तो नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जब आप वकालतनामा देते हैं तब तो अदालत को मालूम है ना कि ये वकील फर्जी है या ये वकील असली है। वकालतनामा तो रवीश, ये बहुत सीधा सा तरीका है, उसके लिए बार काउंसिल के पास पावर है। 2 काम ये कर दें, सारा फर्जीवाड़ा रुक जाए। अगर मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि 14 लाख में सिर्फ 6.5 लाख वकील ठीक हैं और 7.5 लाख फर्जी हैं, तो उन सारे लोगों के नाम अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कर दें और उनके नाम जब भी वकालतनामा फाइल हो तो रेड अलर्ट इश्यू हो जाए कि कोर्ट में उनसे देख लें कि ये नाम के वकालतनामा नहीं फाइल हो सकते हैं। जब वकालतनामा नहीं फाइल होंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, जैसे पब्लिक नोटिस इश्यू होती है कि इन लोगों ने इस जमीन का अपना भी पेमेंट नहीं किया, तो ये अपनी वेबसाइट में डाल दें और अदालतों को इन्फॉर्म कर दें कि इन लोगों के नाम वकालतनामा नहीं फाइल हो सकते हैं। वो करेंगे गुप्ता जी, वो करेंगे। पर हम वेद कुमार जी, कहीं इसकी जड़ वहां तो नहीं है? कितनी अनाप शनाप यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, कानून के कॉलेज पढ़ाने के लिए खुल रहे हैं, और उन पर ना तो यूनिवर्सिटी का कंट्रोल है, ना ही स्टेट बार काउंसिल का कंट्रोल है, ना ही सेंट्रल बार काउंसिल का कंट्रोल है उन पर। कोई भी अगर लॉ यूनिवर्सिटी है या लॉ डिग्री दे रही है तो उससे पूरा कंट्रोल किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। हाँ। और अभी तो ये 3.5 लाख फीस मांगने लगे हैं हम लोगों से। तो 3.5 लाख फीस का कोई ये जब ले करते हैं तभी तो इंस्पेक्शन करके देते हैं। बिना इनकी मर्जी के तो किसी को डिग्री नहीं मिल सकती है जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग। तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना सर, जब आप एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं लाइसेंस देने के लिए, मैं देख रहा था कि एक वेबसाइट पे, तो वो एंट्रेंस भी आप सही समय पे नहीं ले पाते हैं। कितनी बार वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उसको आप पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते रहते हैं, वो भी आप ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो जब आप फीस लेते हैं, सब करते हैं, तो फर्जी डिग्री की जिम्मेदारी आप लीजिए ना, क्यों नहीं लेते हैं? लिया है तभी तो उसके लिए हमने ये रूल लाया, वेरिफिकेशन रूल 2015 में। उसके बाद हर जगह हाई कोर्ट में
इसमें मुकदमा हो गया, रिट हो गया, कई जगह स्टे हाई कोर्ट ने कर दिया, तब हम लोगों ने फाइल किया ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आप श्योर हैं कि 7 लाख 8 लाख वकील फर्जी हैं? तो बहुत सीरियस मामला है सर, इसमें तो सीरियस है। संसद में कानून मंत्री को बयान देना चाहिए इसमें। आया है, संसद से भी एक क्वेश्चन आया हमारे पास, बहुत से जजेस ने उठाया कि भाई ऐसे लोग घूम रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है। तब हम लोगों ने ये रूल बनाया। वो अब जो गुप्ता जी कह रहे हैं 1 बार 1 वोट, वो इस वेरिफिकेशन रूल में वही इंश्योर करता है उस चीज को भी। हम इसको अब जब वेरीफाई कर लेंगे, हम जब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सक्षम नहीं हैं, मतलब आप इतने ज्यादा वकीलों को, इतने ज्यादा कॉलेज को आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना एंट्रेंस टेस्ट आप समय पर नहीं ले पा रहे हैं, आप 5 लाख 3 लाख 10 लाख रुपया जो भी आप उसका फीस लेकर आप इंस्पेक्शन करते हैं वो नहीं ले पाते हैं। आप जहां लॉ का प्रोफेसर नियुक्त करना है तो उसमें भी आपका रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी आप अपना आदमी भेज दे रहे हैं, तो आप डिग्री का लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात आपने रवीश जी कही ना कि इतना मशरूम ग्रोथ हो रहा है कॉलेजेस का। 2015 में हमने हर एक स्टेट बार काउंसिल और यूनिवर्सिटी को लिखा कि 2 साल तक आप किसी कॉलेज को आप एफिलिएट ना करें, एनओसी नहीं दें, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस हो गए हैं। बावजूद उसके हम लोग के पास 100 के लगभग एप्लीकेशन आ गए। 100 का। उसके बाद हम लोगों ने रोक दिया, कुछ हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि नहीं, आप जब एप्लीकेशन हो गया तो आप करें। ठीक है। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि फॉर्मर जज हाई कोर्ट को एक ब्रेक लेते हैं फिर आएंगे अभी। हाँ ठीक है, अभी एक ब्रेक लेते हैं फिर आएंगे अभी। विराग, मुझे नहीं मालूम था कि लोग इस कदर मैसेज करने लगेंगे कि कहां कहां किस तरह से फर्जी तरीके से डिग्रियां दी जाती हैं। अभी किसी ने कहा कि राजस्थान में 2 साल पहले 3 महीने से ज्यादा हड़ताल हो गई। ये जो राज्यों के जो बार होते हैं और जो न्यायपालिका के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि इनमें फर्जी डिग्री वाले वकील घुसे रहते हैं। इसका तो कोई समाधान निकलेगा नहीं सर कभी इस तरह से? मैं आपको 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बोलता हूं। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया, देश का बेहतरीन यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज है। अभी बार काउंसिल ने क्या किया, यहाँ इवनिंग क्लासेस के लिए यहाँ पर उन्होंने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए और बोले यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज उनको ठीक ठाक सुविधा वाला नहीं दिखता है। बगल में नोएडा और गाजियाबाद में कितने कॉलेजों में, चौधरी चरण सिंह के कॉलेजों में फर्जी इवनिंग क्लासेस चलते हैं, वहां पर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो। तो पहली समस्या ये इस बात की है कि जो स्टेट और सेंट्रल बार इस काउंसिल हैं, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में विफल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसको इस तरह से भी हम समझें कि 6.5 लाख वकीलों में से असली काम सिर्फ 10, 20, 25 हजार वकीलों के पास है, बाकी वकीलों के पास नहीं है। तो जैसे उनमें एक एलीट ग्रुप बन गया है जिसके लिए 4 लोग जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट के हर जगह पे कुछ खास लोगों को वो अपना सरकारी वकील बना देते हैं जिनके पास सारे सरकारी मुकदमे जाते हैं। दूसरे नंबर पे अंकल जजेस, तो जजेस लोगों के लड़के और भतीजे हैं, वो उन्हीं अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, सारे मुवक्किल उन्हीं के पास जाते हैं। तीसरे नंबर पे है पुलिस क्रिमिनल नेक्सस, जो फर्जी डिग्री वाले वकील हैं वो थाने में बैठ करके और वो चीजों को सेट करते रहते हैं। और चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी चीज आती है कि ये पूरे सिस्टम में सीनियर एडवोकेट, तो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में आज क्या है कि सीनियर एडवोकेट की बात सुनी जाती है, बाकी किसी वकीलों की बात सुनी नहीं जाती है। उसके बाद चीफ जस्टिस बोलते हैं कि हमको कॉम्पिटेंट और अच्छे वकील चाहिए। अगर आपके पास 14 लाख वकीलों में 7.5 लाख वकीलों का वेरिफिकेशन नहीं है, 6.5 लाख वकीलों में से 90% के पास काम नहीं है, तो वो तो ठेकेदारी करेंगे, पत्रकारिता करेंगे, व्यापार करेंगे। तो फिर आप उनसे किसी तरह के डिग्निटी की कैसे? मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना सीरियस मैं तो सिर्फ एक आंकड़े से इतना चौकन्ना हुआ था जो विराग की बातें हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप इवनिंग कॉलेज का टाइम डिसाइड करते हैं कि 10 बजे क्यों चलता है, इवनिंग क्लासेस क्यों चलते हैं, 8 बजे तक चला है। मेरठ नोएडा का अभी जो उन्होंने बताया, लड़ पाइएगा, आपके पास है इतना दम कि आप इन बार काउंसिल के इतने सारे, फिर वो 3 महीने का हड़ताल जो कर देते हैं, जजों को घेर लेते हैं हमारे वकील भाई लोग, कैसे लड़ पाएंगे? जब दिल्ली यूनिवर्सिटी और अच्छे यूनिवर्सिटीज को हम देख लिए, नहीं तो आपको पहले खराब वाले को भी तो देखना चाहिए था ना। नहीं, खराब वाले को 2 महीने के अंदर 200 से ऊपर कॉलेज बंद होने वाले हैं। 2 महीने के अंदर 200 से, ये तो सबसे बड़ी हेडलाइन है। तो कल 200 से ऊपर कॉलेज बंद करेंगे 2 महीने के अंदर। आप कर पाएंगे? आपने इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है? हमारे मेंबर्स नहीं है टीम में। टीम में सिर्फ प्रोफेसर्स और फॉर्मर जजेज हाई कोर्ट के हैं। हमने वो सूची तैयार कर दी है कि कहां कहां से गलत इंफॉर्मेशन दे के कॉलेजेस जो है सो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर
सही में नहीं होता है। इंस्पेक्शन के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर आप 200 कॉलेज बंद कर देंगे? 200 से ऊपर रवीश जी, 200 से नीचे नहीं। तो मैं आपको फिर पकड़ने वाला हूं, 2 महीने के भीतर आपको लेकर आऊंगा। मैं भागने वाला, लेकिन अब नहीं, आप भागे। आप बहुत सारे सवाल से आप भाग गए। आप बता नहीं रहे हैं कि कहां से इन लोगों को आप जो इम्तिहान लेते हैं वकीलों का, ये एक वकील को आप इतना चांस क्यों देते हैं लाइसेंस देने के लिए? मत दीजिए, फिर 2 बार से ज्यादा मत दीजिए। क्यों नहीं देते हैं आप इसको? धीरे धीरे इस प्रक्रिया को हमने शुरू किया है। अब ऑल इंडिया बार एग्जाम थोड़ा धीरे धीरे टफ करते जा रहे हैं। लेकिन आप ले ही नहीं पा रहे हैं ना। हम तो जो देख रहे थे, हम तो नहीं जानते आपकी दुनिया वाली बात नहीं है। ये लिटिगेशन के वजह से हम कुछ परेशान थे बीच में। अच्छा, लोगों ने कर दिया, फिर क्लियर हो गया तो हमने डेट निकाला है। ठीक है, तो जॉली LLB का पार्ट 2 भी बनाने लगे हमारे डायरेक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया विराग। आपने इतनी बार आप आते, आपने बताया नहीं कि आपके पेशे में इतना सारा घुन लग गया। हम देखिए, हम अपने पेशे के बारे में कितना कुछ बताते रहते हैं। छिपाने से क्या होगा? बताइए कि अगर 8 लाख इस देश में अगर वकील नकली निकल जाएं और 200 कॉलेज, अगर इनके दावे के हिसाब से अगर 2 महीने के अंदर 200 कॉलेज बंद होने की नौबत पे आए, तो ये समझिए कि उन कॉलेजों से कितने लोगों ने पैसे देकर फर्जी डिग्री लिए होंगे और उन कॉलेजों ने कितना पैसा बनाया होगा। इनमें नेताओं का लिस्ट बन गया है कि किस किस का है। तो रूलिंग पार्टी का लिस्ट हटा दीजिएगा, वो तो बंद नहीं कर पाइएगा आप। नहीं, देखिए, हम तो हमारे पास जो रिपोर्ट आएगा उसको बंद करेंगे हम उससे। हाँ, बार काउंसिल 30 सेकंड है विराग, 30 सेकंड है। नहीं, क्या अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हाँ। क्या अभी जो सन 61 के बाद की बात नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन में क्या यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? लीजिए, दीजिए सवाल। हाँ, मैंने लिख दिया हर एक स्टेट जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आपने लिख दिया, अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने तो अपना काम कर दिया ना। वो कह रहे हैं कि क्या डिग्री वेरीफाई करके आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि नहीं कराते? सब जगह दिल्ली से लगाए पूरे हिंदुस्तान में बिना वेरिफिकेशन के एनरोलमेंट नहीं हो रहा। कहना नहीं चाहिए कई बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसा हाल ना हो जाए। नहीं ना, कि कोई बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार मिलते हैं जो पता नहीं चलता कब लिखते हैं। कोई एनरोलमेंट तब तक नहीं होगा जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा। चलिए, लेकिन ये अब मुझे इस बहस के दौरान इस समस्या का जो स्वरूप है वो ज्यादा बेहतर समझ में आया। पहले लगा कि शायद इसमें सिर्फ एक आंकड़ा ही है, लेकिन कानून की शिक्षा को लेकर भी एक अच्छी बहस हो सकती है। लेकिन वो हम करेंगे जरूर, और मनन मिश्र जी तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेहमान दूसरे बदल सकते हैं, ये वादा रहा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। सस्ते वाले हेलीकॉप्टर जिनका कोई किराया नहीं होता, वो मुफ्त में हवाई रास्ते से अपने स्टार प्रचारकों को लेकर जा रहे हैं, इलाके में उतर रहे हैं। प्रचार में लगने वाले पैसे को लेकर एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के पास इस सब के लिए पैसा आ कहां से रहा है। उनकी कमाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनावों पर निगाह रखने वाली संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट से ये सवाल और गहरे हो गए हैं। संस्था ने चुनाव आयोग में सभी राजनीतिक दलों की ओर से दायर ऑडिट रिपोर्ट्स का अध्ययन करके कई खास नतीजे निकाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2004-05 से लेकर 2014-15 10 साल के बीच में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की कुल कमाई 11,367 करोड़ रुपए रही है। इसमें राष्ट्रीय दलों की कमाई 9,278 करोड़ रुपए रही है, जबकि क्षेत्रीय दलों की कमाई 2,089 करोड़ रही है। रीजनल पार्टी बनाना भी कम घाटे का सौदा नहीं है, बना सकते हैं आप। खास बात यह है कि इसमें से 69% कमाई अज्ञात स्रोतों से आई, यानी 2/3 से ज्यादा कमाई के स्रोत की जानकारी नहीं मिली। अज्ञात स्रोतों में कूपन्स की बिक्री है, आजीवन सहयोग है, निधि है, राहत फंड है, स्वैच्छिक योगदान वगैरह 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 है। सभी राजनीतिक दलों की सिर्फ 16% कमाई ही उन दानदाताओं के पैसे से हुई है जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। सिर्फ इन्हीं दानदाताओं के नाम, राशि, पैन नंबर और भुगतान का माध्यम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को दिया है। इसके अलावा 15% कमाई अन्य स्रोतों से हुई। इनमें अचल संपत्ति है, पुराने अखबार हैं, सदस्यता शुल्क, पुराने अखबार समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन फिर और समझेंगे। सदस्यता शुल्क है, पुराने अखबार बेच के कमाते हो, गॉड, डेलीगेट फीस, बैंक का ब्याज वगैरह वगैरह। हमारे राजनीतिक दल पुराने अखबार भी बेच रहे हैं। बताने के लिए नहीं है कि 11,000 करोड़ किस सोर्स से आ रहे हैं, लेकिन बेचारे पुराने अखबार बेच के, रद्दी बेच के कमा रहे हैं। मौजूदा कानून के तहत राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम का दान देने वाले का ब्यौरा नहीं देना है, और इसी खामी का फायदा उठाकर राजनीतिक दल नहीं बताते हैं। यानी सभी दलों की कुल मिलाकर 69% कमाई 20,000 रुपए से कम की दान राशि से आई है, जिसका ब्यौरा देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। दरअसल मौजूदा कानून के तहत दलों की धनराशि में पारदर्शिता मुमकिन नहीं है, और यह पारदर्शिता सूचना के अधिकार से ही लाई जा सकती है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो इस पर बहस चाहते हैं। बहुत अच्छा है कि इन्हीं चुनाव में यह बहस कर लीजिए जब राजनीतिक दल मुफ्त के हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए आएंगे, मतलब पैसे से आएंगे। जून 2013 में मुख्य सूचना आयुक्त के फैसले से राष्ट्रीय दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाया भी गया, लेकिन राष्ट्रीय दलों ने इस फैसले का पालन नहीं किया। नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक
अज्ञात स्रोत से कमाई के मामले में सबसे आगे है समाजवादी पार्टी, जिसकी 94% आमदनी अज्ञात स्रोत से है, यानी 766 करोड़। फिर अकाली दल का नंबर आता है, जिसकी 86% आमदनी अज्ञात स्रोत से है। ये रकम 88 करोड़ रुपए बनती है। हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनाम दे रहा हूं, आप ट्रॉफी इनको मिलिएगा तो इन्हें दे दीजिएगा, इनके नेताओं को। कांग्रेस की 83% फंडिंग अज्ञात स्रोतों से कांग्रेस पहुंचती है तीसरे नंबर पर। उसे रकम के लिहाज से सबसे ज्यादा 3,323 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोत से मिले हैं, जबकि बीजेपी चौथे नंबर पर है। उसे कुल आमदनी का 65% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला है। रकम के लिहाज से 2,125 करोड़ रुपए ये होता है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में अकेले बीएसपी है, जिसने हर बार ये घोषित किया है कि उसे 2004 से 5 के बीच 20,000 रुपए से ज्यादा कोई दान ही नहीं देता है, यानी बीएसपी को सारा 100% दान अज्ञात स्रोतों से मिलता है। एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि 4-10 साल के बीच अज्ञात स्रोतों से राष्ट्रीय दलों की आय 313% बढ़ गई है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा, जबकि क्षेत्रीय दलों की कुल आय अज्ञात स्रोतों से 652% बढ़ी है, यानी 6 गुना ज्यादा। ये सारे राजनीतिक दल अपने अज्ञात स्रोतों से पैसा बढ़ाकर आपकी गरीबी दूर करने आ रहे हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच का सुझाव है कि सभी दलों के लिए दान का पूरा विवरण दिया जाना जरूरी है। यह सब सुझाव चल रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, अमेरिका, जापान, भूटान और नेपाल में ऐसा किया जाता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि केवल उन्हीं पार्टियों को टैक्स में छूट दी जानी चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लड़े और सीट जीते हैं। राजनीतिक दलों की पारदर्शिता वगैरह वगैरह आपका हाल आप जानते हैं। ये नया अच्छा स्टार्टअप लग रहा है, पार्टी खोल लेना दुकान की तरह हो गया है। आपके बीच ये नेता अगर आए कम संसाधनों से, खासकर नोटबंदी के बाद, हर दल के नेता को देखिएगा कि सचमुच इस पर असर पड़ा है कि नहीं, इनकी राजनीति शादी हुई है कि नहीं, रात के वक्त माल सामान बंटना कम हुआ है कि नहीं। तो चेक करते रहिएगा, हम कितना अकेले चेक करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। बेला भाटिया की कहानी बस्तर से आपको बताएंगे कि एक महिला को घेरने के लिए कथित रूप से कई बाइक सवार घेर लेते हैं, और आप अमेरिका में लाखों महिलाओं को पैदल चलते हुए देखते हैं तो आहें भरते हैं कि हमारे यहाँ की औरतें कब बोलेंगी। कोई तो है एक जो बोल रही है, लेकिन उसको नहीं बोले, इसलिए 50 मर्द वहां पर बाइक लेकर पहुंचते हैं। ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई जंग एक साथ चल रही है। एक जंग पुलिस की है माओवादियों को हराने और मार भगाने की, एक जंग आदिवासियों की है अपनी जान और इज्जत बचाने की, जो नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच पिसते रहते हैं। और एक नई जंग है जो लड़ रहे हैं बस्तर के पत्रकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता। ये वो लोग हैं जो मानवाधिकारों की बात उठाते हैं और उन कहानियों को आपके सामने लाते हैं जो दबी रह जाती हैं या दबा दी जाती हैं। बस्तर की पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भी पिछले कुछ वक्त से ऐलान जंग कर दिया है। कभी पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है तो कभी वकीलों को बस्तर से भाग जाने को कहा जाता है। ऐसी ही एक राजनीति विज्ञानी बेला भाटिया हैं, जिन पर पिछले कुछ सालों से लगातार दबाव पड़ रहा है कि वो बस्तर छोड़ दें, लेकिन बेला भाटिया कहती हैं कि वो बस्तर में डटी रहेंगी, नहीं जाएंगी। सोमवार को बस्तर के जगदलपुर से कोई 15 किलोमीटर दूर परपा गांव में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया के घर के बाहर ऐसे नारे लगते रहे। वो तो आप मेरे से लिख कर ले लो, ऐसा करो। पुलिस और गांव का सरपंच खड़े सब कुछ देखते रहे। लोग मांग कर रहे थे कि बेला भाटिया को तुरंत ये गांव छोड़ देना चाहिए, और पुलिस की मौजूदगी में गांव के कुछ लोगों ने ये पर्चा भी बेला भाटिया से लिखवाया। बहुत ही बर्जबरी से वो लोग मेरे घर के अंदर घुसे और वो लोग मुझे कह रहे थे कि आपको इधर से खाली करना है, अभी इसी वक्त खाली करना है, नहीं तो हम पूरा ये घर जला देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया पिछले कई सालों से बस्तर में पुलिस और माओवादियों के बीच चल रही जंग में फंसे आदिवासियों के मानवाधिकारों का सवाल उठाती रही हैं, और उन्हें कुछ लोग नक्सलियों का दलाल और समर्थक कहकर बस्तर से जाने की बात कहते रहे हैं। लेकिन यह बात भी सामने आती रही है कि ऐसे लोगों का रिश्ता पुलिस से है, और पुलिस और प्रशासन के दम पर ही वो बेला भाटिया जैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। बेला भाटिया के खिलाफ प्रदर्शन की वजह है मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, जिसमें साफ कहा गया है कि नवंबर 2015 में कम से कम 16 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच में बेला भाटिया मदद कर रही थी। वो आयोग की टीम को बीजापुर के अंदरूनी गांव में पीड़ितों के पास ले गई। पीड़ितों से जानकारी इकट्ठा कर आयोग की टीम ने इसी साल जनवरी में ये रिपोर्ट दी, जिसमें बलात्कार होने की बात कही गई, और आयोग ने
राज्य सरकार को नोटिस भी दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि मानवाधिकार का जो भी हनन हो रहा है, चाहे वो फर्जी मुठभेड़ की तरह हो रहा हो, चाहे वो अंदर में कई तरह के हमारे सामने में केसेस आए हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट के। 2 दिन पहले भी बेला भाटिया मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ इसी जांच के सिलसिले में बीजापुर गई थी। इसके तुरंत बाद उन पर बस्तर से चले जाने का दबाव बढ़ा है, लेकिन भाटिया जाने को तैयार नहीं है। मैं केवल ये घर छोड़ के जाने वाली हूँ। मैंने कलेक्टर को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो मेरे लिए कोई एक सुरक्षित जगह ढूंढे जिसमें मैं अपना पूरा सामान शिफ्ट कर सकूं। बेला भाटिया जानी मानी राजनीति और समाज विज्ञानी हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की है और बस्तर आने से पहले मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाती रही हैं। उनके साथ ही जाने माने अर्थशास्त्री चौधरी कहते हैं कि बेला और उन्हें माओवादी कहना सिर्फ लोकतंत्र की आवाज दबाने का एक तरीका है। कोई भी व्यक्ति अगर मेरा लेख और बेला का लेख और हमारा काम और हमारा जीवन देखे हैं, उनको पता होगा कि हम माओवादी भी नहीं है, ना माओवादी और का समर्थन कर रहे हैं। ये एक बहाना है। बेला भाटिया को मिली धमकी के बाद पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि बेला को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, लेकिन बेला के साथियों को शक है कि सुरक्षा से अधिक इस तैनाती का इस्तेमाल उन पर नजर रखने के लिए होगा। फिर भी बेला को फिलहाल इस सुरक्षा से कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। बस्तर के जिलाधिकारी अमित कटारिया ने हमारे सवालों के जवाब में कहा, बेला भाटिया को कोई घर से नहीं निकाल सकता। एक उच्च अधिकारी को इस घटना के बाद वहीं नियुक्त किया गया है। पुलिस जांच के अलावा मामले की जांच एक मजिस्ट्रेट भी कर रहे हैं। अगर बेला घर छोड़ती हैं तो उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम सहमत हो या वहाँ के स्थानीय लोग सहमत हो या ना हो, वो अलग विषय है। तो पुलिस को डीजी को मैंने कहा है, आईजी से कहा है, वहाँ के एसपी को कहा है, कलेक्टर से कहा है कि ऐसा कोई कदम ना हो जिसमें किसी को एहसास हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। बस्तर में इससे पहले भी सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को डराया धमकाया गया और बस्तर छोड़ने पर मजबूर भी किया गया। बस्तर के आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी पुलिस पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं और इसे माओवादियों का प्रचार बताते रहे हैं। लेकिन कल्लूरी सामाजिक एकता मंच जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में भी दिखते रहे हैं, जिससे विवाद होता रहा है। पुलिस के साथ इस मंच के रिश्तों का खुलासा होने के बाद मंच तो भंग हो गया, लेकिन ऐसे स्वयंभू संगठन बस्तर में नए नए नामों से पैदा हो रहे हैं। ये तो पूरी तरह, ये जो लोग जिसने हमला किया था, जो अग्नि के ग्रुप है या बाकी लोग जो आए थे, वो तो सब पुलिस के ही लोग हैं। तो ये तो पुलिस का दो मुख, बहुत पुरानी उनकी आदत है कि एक तरफ से वो हमला करेंगे, अपने लोग से हमला करवाएंगे। सलवाजुडुम में भी उन्होंने वही किया था, और दूसरी तरफ बोलेंगे कि नहीं हम सुरक्षा दे रहे हैं। तो इसका ये तो मजाक है, ये नाटक है। पिछले दिनों बस्तर पर काम करती रही मानवविज्ञानी और लेखक नंदिनी सुंदर के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज हुआ और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम पर भी दबाव बढ़ा, जिससे कई लोगों को ये खतरा पैदा हो रहा है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया धमकाया जाएगा। मेरा सुरक्षित रहना या मनीष का सुरक्षित रहने की बात नहीं है। अभी संविधान क्या सुरक्षित है, आजकल सुप्रीम कोर्ट एनएचआरसी क्या सुरक्षित है इस देश में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि हमको अरेस्ट नहीं कर सकते, 4 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा। अभी उन्होंने खुद ही कहा है कि इस जो एफआईआर है उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो अगर ये ऐसे बयान देते रहेंगे कि हम अभी तुरंत अरेस्ट करने वाले हैं, इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। ऑलरेडी एनएचआरसी ने कल्लूरी को समन किया था, वो हर जगह घूम रहे हैं और फिर भी एनएचआरसी को लिख रहे हैं कि हम बीमार हैं, नहीं आ सकते। ये सच है कि बस्तर में पुलिस माओवादियों के खिलाफ एक बेहद कठिन जंग लड़ रही है, लेकिन उतनी ही बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की भी है, जो लोकतंत्र की नींव है। और बस्तर जैसे इलाके में जहां देश की सबसे गरीब और मजबूर जनता रहती है, उनके मानवाधिकारों की आवाज को उठने से रोकना सरकार की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। बस्तर से विकास तिवारी के साथ दिल्ली में हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया।